प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हिंदी की कक्षाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। समास विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। तो समास पर हमने अव्यय भाव समास पर चर्चा की है। आज आगे फिर चर्चा करते हैं, अन्य समास पर देखते हैं। देखिए, समास पर हम चर्चा कर रहे हैं। समास पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम अव्यय भाव समास को देख चुके हैं पिछली कक्षा में। आज हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास पर हम चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास पर आप याद रखें कि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक बात तो आप ये याद रखें कि इसमें प्रथम पद विशेषण होता है। आप एक शब्द याद रख सकते हैं इसके लिए कि सभी रंग, सभी गुण, दोष कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं और कुछ उपसर्ग जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, जैसे कि दुर, दुस, कु, सु, ये उपसर्ग भी इसमें कर्मधारय समास में ही आते हैं। आप इनको भी याद रख सकते हो। एक तो क्या पहचान के तौर पर सभी रंग, सभी रंग, सभी गुण दोष, सभी गुण दोष, और क्या है दुर, दुष, कु और सु उपसर्ग। ये सबका प्रयोग भी कहाँ होता है? कर्मधारय समास में ही होता है। अगर किसी भी पद से पहले आपको रंग लग करके आता, जैसे हमने बोला लाल मणि, तो मणि क्या है? लाल है, और लाल क्या है? आपका विशेषण है। तो देखिए, जितने भी रंग होते हैं ये क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और सभी गुणधर्म जो गुण दोष जो होते हैं वे भी विशेषण होते हैं। और जो उपसर्ग विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए तो वे भी क्या कहलाते हैं? विशेषण ही कहलाते हैं। एक बात और इसमें आप याद रखेंगे, एक शब्द होता है उपमान और एक शब्द होता है उपमेय। तो एक उपमा अलंकार को आपने पढ़ा होगा। उपमा अलंकार में क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की समानता तुलना की जाती है। तो इसके भेदों में अगर हम बात करेंगे कर्मधारय के, तो एक उपमा कर्मधारय है और एक रूपक कर्मधारय है। उपमा कर्मधारय में क्या होता है कि तुलना की जाती है, और रूपक कर्मधारय में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में दोनों में घनिष्ठता हो जाती है। जैसे हमने लिखा चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल। तो आप एक याद रखें कि जो उपमान होता है वो पंक्ति में से हमेशा अनुपस्थित होता है और जो उपमेय होता है उपस्थित होता है। तो चरण तो उपस्थित है लेकिन कमल अनुपस्थित है। जितने प्राकृतिक दृश्य होते हैं वे सब क्या होते हैं? उपमान होते हैं। तो इसमें क्या है? चरण रूपी कमलों की या कमल रूपी चरणों की। अब ये नहीं पता कि सूरदास वंदना किसकी कर रहे हैं, कि कमल रूपी चरणों की कर रहे हैं या चरण रूपी कमलों की कर रहे हैं। तो एक बात को भी आप याद रखें। तो आप उदाहरण आप समास पहचानने के लिए तो आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि अगर किसी शब्द में अगर ना कुछ आपको परिभाषा है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यहां से भी उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि सभी रंग, सभी गुणदोष और दुर्दुष कुसु, इन उपसर्गों का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ किसमें होता है? कर्मधारय समास में ही होता है। तो अब देख लेते हैं परिभाषा के अनुसार। और परिभाषा हमारी क्या कहती है? जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद विशेषण होता है, जिस समास का प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, ये कह सकते हैं विशेष्य प्रधान होता है, उससे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये तो है परिभाषा। और यदि हम नोट करके लिख लेते हैं, यदि कोई उपसर्ग, यदि कोई उपसर्ग विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए, विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए तो उसमें भी कर्मधारय समास होता है।
तो उसमें भी कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण होते हैं। तो जो विशेषण का संबंध होगा, क्या कहा कि प्रथम पद विशेषण हो। तो एक तो बात ये होगी कि इस समास का जो पहला पद होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरी बात इसमें ये हो जाती है कि कोई भी उपसर्ग यदि विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए, यदि विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? उससे बना शब्द भी क्या होगा? आपका कर्मधारय समास ही होगा। अब देखिए, नोट करके लिखते हैं। जो पहला पद विशेषण होने पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पद विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या होता है? आपका कर्मधारय समास ही होता है। देखिए, पहला पद विशेषण होने पर अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में हम लिखेंगे पहला पद विशेषण होने पर, पहला पद विशेषण होने पर। तो जो उदाहरण हमारे बनते हैं, हमने शब्द लिखा महासागर, महासागर। तो महासागर क्या है? महा क्या है? महान एक विशेषण है, और आगे क्या है? सागर। सागर क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो महासागर क्या हो जाएगा? महान है जो सागर, महान है जो सागर। इसी प्रकार से हमने लिखा महाद्वीप, महाद्वीप। क्या लिखेंगे? महान है जो द्वीप। इसी प्रकार से हमने लिखा महापुरुष। तो क्या हो जाएगा? महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसी प्रकार से हमने लिखा महर्षि, महर्षि। और ये क्या हो जाएगा? महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। हमने लिखा महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि। तो देखिए, महान क्या है? यहाँ पर गुण है, और आगे जो शब्द लगे हुए हैं वो क्या है? संज्ञाएं हैं। दीप भी संज्ञा है, पुरुष भी संज्ञा है, ऋषि भी संज्ञा है, कवि भी संज्ञाएं हैं। ये आगे क्या लगे हुए हैं? संज्ञा लगे। हमने लिखा लाल मिर्च, लाल मिर्च। तो क्या करेंगे हम? इसका लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो देखिए, ये रंग लग करके आ गया, और मिर्च क्या है? मिर्च भी संज्ञाएं हैं। तो देखिए, लाल है जो मिर्च। तो हमने क्या बताया आपको? एक शॉर्ट पहचान याद रखनी है कि सारे तो विशेषण, विशेषण का मतलब है सभी रंग विशेषण होते हैं, सभी गुण दोष विशेषण होते हैं, और कुछ उपसर्ग जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएं वे क्या कहलाते हैं? आपका वही विशेषण ही, उनसे बना शब्द भी क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें आगे, और इसके कुछ और उदाहरण पर हम बात करते हैं। आगे और अन्य उदाहरणों पर हम बात करते हैं। अभी हम प्रथम पद विशेषण संबंधी उदाहरण देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे दोनों शब्द विशेषण संबंधी उदाहरण, और फिर हम तीसरे भाग पर इसकी चर्चा करेंगे। तो किस पर करेंगे हम? उपमा कर्मधारय पर और रूपक कर्मधारय पर। अब देखिए, उदाहरण हमने लिखा सद्बुद्धि, हमने लिखा सद्भावना, हमने लिखा सत्संगति। तो देखिए, सत का मतलब क्या होता है? अच्छी। सद्भावना का मतलब अच्छी भावना, सत्संगति का मतलब अच्छी संगति। तो सत है जो संगति, इसको हम लिख सकते हैं कि जो क्या है? सत है जो संगति। इस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं
सत है जो बुद्धि, सत है जो भावना, सत है जो संगति, सत है जो संगति। देखिए ये हो गया। ये क्या है? सत मीन्स होता है अच्छा, अच्छी बुद्धि, सद्भावना अच्छी भावना, सत्संगति अच्छी संगति। हमने लिखा यहां से मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, या मंद है जो बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, या मंद है जो बुद्धि। तो यहां बुद्धि कैसी है? मंद, यानी बुद्धि का भी बता दिया कि बुद्धि कैसी है आपकी, मंद है। हमने लिखा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। और भ्रष्ट का मतलब क्या है? यानी जिसका आचरण भ्रष्ट हो चुका है। तो भ्रष्ट होना भी क्या है? गुण है। और एक है सदाचार, सदाचार। तो देखिए भ्रष्ट है जो आचरण, वो किसी का भी हो सकता है। भ्रष्ट है जो आचरण, भ्रष्ट है जो आचरण। सदाचार, सत है जो आचरण, सत है जो, या अच्छा है जो आचरण, आचरण। तो ये क्या है? अभी ये पहला पद, प्रथम पद विशेषण की बात कर रहा है। देखिए आपका द्वितीय पद है, ये द्वितीय पद है, ये संगति द्वितीय पद है, बुद्धि, आचरण, ये क्या है? ये सब द्वितीय पद है। और पहला पद क्या है जो इनकी विशेषता बता रहा है? देखिए सत में अच्छी बुद्धि, अच्छा भी गुण है, मंद होना भी गुण है, भ्रष्ट होना भी गुण है, और सद अच्छा होना भी क्या है? गुण है। अब देखते हैं हम, जैसे एक है नील कमल, नील कमल। तो क्या है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। हमने एक शब्द लिखा पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण क्या है? अंक। पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक। अभी हम पहला पद विशेषण संबंधी पर बात कर रहे हैं। हमने लिखा सत परामर्श, सत परामर्श। सत में क्या होता है? अच्छा, सत है जो परामर्श, है जो परामर्श। अब देखिए हमने आपको बताए थे कि चार इसमें उपसर्गों को देख लें। जैसे हमने लिखा दुर्जन, दुर्जन। देखिए दुर हमेशा किसके अर्थ में प्रयोग होता है? बुरा के। और जन में क्या होता है? मनुष्य। बुरा है जो जन, बुरा है जो जन। हमने लिखा दुस्साहस, दुस्साहस। और ये दुष् का प्रयोग भी उसमें होता है। दुस्साहस का मतलब क्या है? बुरा है जो साहस, बुरा है जो साहस। हमने लिखा दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। तो परिणाम कैसा है? बुरा है, बुरा है जो परिणाम। तो देखिए ये हम पहला पद विशेषण संबंधी उदाहरण देख रहे हैं कर्मधारय के। सद्बुद्धि, सद्भावना, कई बार पूछा गया है सद्भावना, समास, सत परामर्श पूछा गया है। तो ये आप याद रखें कि जहां पर आपको क्या याद रखना है कि सभी गुण और दोष। ये देखिए एक व्यक्ति में गुण होते हैं अच्छा, बुरा, भला, कपटी, भ्रष्ट। ये क्या होते हैं? एक व्यक्ति में गुण होते हैं। और सभी रंग, और सभी रंग, और साथ में आपके दुर्दुष और कु और सु उपसर्ग से जो बने उदाहरण होते हैं वे कर्मधारय समास के ही होते हैं। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने। आगे कुछ और उदाहरण पर बात करते हैं। एक प्रथम पद विशेषण संबंधी पे अभी हम बात कर रहे हैं। प्रथम पद विशेषण हमने लिखा उदाहरण कुपुत्र, हमने लिखा कुपुत्री, हमने लिखा कुनारी, हमने लिखा कुसंगति,
तो हमेशा कु उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है बुरे के अर्थ में। तो कु मीन्स होता है बुरा, और बुरा कौन है? पुत्र। बुरा है जो पुत्र। पुत्री बुरी है जो पुत्री। नारी बुरी है जो नारी। कुसंगति बुरी है जो संगति। और हम लिख रहे हैं यहां पर सुपुत्र। सुपुत्र, तो सु का क्या अच्छा के लिए प्रयोग होता है? अच्छा है जो पुत्र। जो पुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सुपुत्री, अच्छी है जो पुत्री। सुपत्नी, क्या है? अच्छी है जो पत्नी। यहां अच्छी लिख लेंगे, अच्छी है जो पत्नी। यहां भी आप अच्छी कर लेंगे, के ऊपर बुरी कर लेंगे। तो ये आप याद रखें। देखिए कुपुत्र बुरा है जो पुत्र, कुपुत्री बुरी है जो पुत्री, और यहाँ देखिए सु। तो यहाँ उपसर्ग जो विशेषकर आ रहे हैं, जो उपसर्ग कौन कौन का प्रयोग में आ रहे हैं? एक तो दुर है आपका, एक आपका दुस है, एक आपका कु है, और एक आपका सु है। तो कि इन उपसर्ग का प्रयोग तो आपका कर्मधारय समास में किया जा रहा है। और निर, निस, नि, इनका किया जा रहा कहां पर? अव्ययभाव समास में। और स उपसर्ग का प्रयोग ये आपका बहुब्रीहि समास में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। तो ये हमने क्या देखे थे? जो पहला पद विशेषण संबंधी कर्मधारय थे उस पर हमने बात की है। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं दोनों। जहां पर दोनों पद विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएं तो वहां पर भी आपका कर्मधारय समास ही होगा, क्योंकि विशेषण का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ कर्मधारय समास में होता है। और विशेषण का मतलब होता है कि दोनों पद विशेषता बताने वाले हो जाएं। यहाँ पहला पद विशेषण बता रहा, विशेषता बता रहा, तो अब जो दोनों पद विशेषण होंगे तो दोनों पद ही विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण है इसके। दोनों पद विशेषण होने पर, दोनों पद विशेषण होने पर जो बनते हैं उदाहरण उनको देख लें। बहुत कम उदाहरण होते हैं दोनों पद विशेषण होने पर। देखिए हमने एक शब्द बोला देव ऋषि, और ये गुण संधि का उदाहरण है। हमने लिखा राज ऋषि। हमने लिखा, देखिए देव ऋषि। देव ऋषि यानी जो देव भी है और ऋषि भी है, जो देव भी है और जो ऋषि भी है। तो लिख सकते हैं जो देव है यानी जो देवता भी है, जो देव है और जो ऋषि है, यानी दोनों है इसमें गुण उसके। यानी देवता तो है ही है और साथ में क्या है? ऋषि भी है। ऐसी है राज ऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी है, यानी राजा भी बना हुआ है, राजा भी है, और क्या है? जो ऋषि भी है, यानी दोनों रूप हैं उसके। राजा भी होना भी है, राजकार्य को भी देखता है, और ऋषि के वेशभूषा में भी रहता है। तो जो ऋषि भी है और जो राजा भी है। जैसे हमने लिखा लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, और ये शब्द हम बोलते हैं लाल सुर्ख। तो जो लाल भी है और सुर्ख भी है, जो लाल है, जो सुर्ख है, सुर्ख है। हमने लिखा हरा सघन, हरा सघन, हरा सघन। तो क्या है? जो हरा भी है और सघन भी है। जो हरा है, जो सघन है, जो हरा है और जो सघन है। तो देखिए ये कुछ उदाहरण हैं जो आपके दोनों पद विशेषण होने का के रूप में आते हैं। देव ऋषि जो देवता भी है और ऋषि भी है, राज ऋषि जो राजा भी है और जो ऋषि भी है, लाल सुर्ख जो लाल भी है और सुर्ख भी है, और हरा सघन जो हरा भी है और क्या है? जो सघन भी है। तो एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें, ये अच्छे उदाहरण हैं कर्मधारय समास के।
अब तीसरा इसका बात करते हैं, तीसरे एक भेद की ओर, इसकी ओर चर्चा करते हैं, उपमान और उपमेय संबंधी कर्मधारय। उपमान एवं उपमेय संबंधी कर्मधारय। उपमान व उपमेय संबंधी, उपमेय संबंधी कर्मधारय। ये उदाहरण भी कर्मधारय के ही बनते हैं, जो उपमान व उपमेय संबंधी। और देखिए उपमान व उपमेय संबंधी क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता है, तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसमें जो उपमेय और उपमान का क्या मिलेगा आपको, समानता वाली चीज यहाँ पर मिलेगी। जो उपमा अलंकार के अंतर्गत उदाहरण आते हैं उसी प्रकार के शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने लिखा क्या, मृग नैनी, मृग नैनी। हमने लिखा मीनाक्षी। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, समानता या तुलना की जाती है। तो इसीलिए हम उपमान व उपमेय संबंधी कर्मधारय पर बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं उपमा संबंधी कर्मधारय या रूपक संबंधी कर्मधारय भी हम इसको कह सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं उपमा संबंधी कर्मधारय, उपमा संबंधी कर्मधारय, ये भी हम कह सकते हैं। या आप दूसरा जो अगला टाइप इसका लेंगे, हम रूपक संबंधी कर्मधारय ले लेंगे। तो देखिए मृग नैनी, नैनी क्या बोलते हैं, नैन बोलते हैं आंखों को, और अक्षी भी आंखों को बोलते हैं। और यहाँ क्या है, मृग। तो क्या है, मृग के समान आंखों वाली स्त्री। मृग नैनी किसको बोलेंगे, मृग के समान। देखिए समानता तुलना उपमा अलंकार में की जाती है, मृग के समान आंखों वाली स्त्री, आंखों वाली स्त्री। जो मृग के समान आंखों वाली स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं, मृग नैनी बोलते हैं। मीनाक्षी, मीन मीन्स होता है मछली, यानी मछली के समान, मछली के समान आंखों वाली स्त्री। अब बात आती है सिंधु हृदय, सिंधु हृदय, या हम लिख सकते हैं पाषाण हृदय, पाषाण हृदय। तो सिंधु हृदय का मतलब क्या है, सिंधु के समान हृदय वाले, या सिंधु के समान हृदय, सिंधु के समान हृदय। पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। तो हम क्या देख रहे हैं, हम उपमान व उपमेय संबंधी कर्मधारय को देख रहे हैं, या हम उपमा संबंधी कर्मधारय को देख रहे हैं। तो क्या है, मृग नैनी। ये उदाहरण सभी कर्मधारय के हैं। आपको ये हो सकता है ये ना पूछा जाए, तो आपको सिर्फ कर्मधारय पर ही याद रखने हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि हमारा जो उपमान जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक दृश्य होते हैं, जो प्रकृति की गोद में होते हैं। और जो उपमेय होते हैं जो हमारे उपस्थित होते हैं। और उपमान हमेशा पंक्ति से अनुपस्थिति होता है। तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जो उपमान है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। देखिए मृग जो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक है, मृग नैनी, मीन, सिंधु, पाषाण, ये सब प्राकृतिक हैं। तो एक बार सब लोग आप इसको नोट कर लें। एक उदाहरण है विद्युत चंचला, विद्युत, उदाहरण है आपका विद्युत चंचला, विद्युत चंचला। एक हमने लिखा चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो क्या है, विद्युत के समान चंचला, विद्युत के समान
चंचला। एक हमने लिखा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो देखिए ये क्या है, आपके उपमा संबंधी कर्मधारय हैं। तो एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें। अब आगे बात करते हैं हम रूपक संबंधी कर्मधारय। रूपक संबंधी कर्मधारय पर हम बात करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं उपमेय व उपमान संबंधी, उपमेय व उपमान संबंधी कर्मधारय, कर्मधारय, या हम कह सकते हैं रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, इसमें क्या हो जाती है, इसमें उपमान और उपमान में बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है, पहचान नहीं पाते कौन उपमान है कौन उपमेय है। तो इसको हम देख लेंगे। जैसे हमने लिखा चरणार बिंद, चरणार बिंद हमने लिखा, तो क्या करेंगे हम इसको चरण रूपी अरविंद, चरण रूपी चरण रूपी अरविंद। हमने लिखा चरण कमल, चरण कमल, तो क्या लिखेंगे हम चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। हमने लिखा क्रोध अग्नि, क्रोधाग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि हमने लिख लिया। हमने लिखा रक्त लोचन, रक्त लोचन, तो क्या होगा रक्त रूपी लोचन। हमने लिखा संसार सागर, संसार सागर, और इसको हम क्या लिखेंगे संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। तो देखिए ये क्या है, कुछ उदाहरण हैं जो किसके संबंधित हैं, रूपक कर्मधारय के। एक तो चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद, चरण कमल, कमल चरण रूपी कमल, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। एक और लिख सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द है कीर्ति लता, कीर्ति लता, तो क्या कर सकते हैं हम कीर्ति रूपी लता, कीर्ति रूपी लता। कनक लता, कनक लता, कनक रूपी लता, कनक के सोने जैसी, कनक रूपी लता। तो ये आप क्या है, ये कुछ उदाहरण है किसके रूपक कर्मधारय के। आते सभी कर्मधारय के अंतर्गत है, लेकिन हमने इसको भेदों में बांट करके पढ़ लिया है। एक तो पहला पद विशेषण, फिर दोनों पद विशेषण, फिर उपमा संबंधी कर्मधारय, और फिर रूपक कर्मधारय को हमने पढ़ा। तो एक बार सब लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब देखिए हमने ये कर्मधारय समास पर चर्चा कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं इसी कक्षा में द्विगु समास पर। तो द्विगु समास पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए विशेषण संबंधी प्रयोग हमने किस में देखा था, कर्मधारय में देखा था, लेकिन उसमें हमने संख्यावाचक विशेषण को नहीं देखा था। जो संख्यावाचक विशेषण है उसका प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आपका द्विगु समास में। अगर हम परिभाषा पर बात कहें
यदि हम परिभाषा पर बात करें तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और इसमें समूह या समाहार का लोप होता है, प्रयोग होता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? बने हुए आपके द्विगु समास कहलाते हैं। लेकिन हमें इसमें संख्या की गणना को अच्छे से जानना है कि इसमें संख्या की गणना किस आधार पर की जाती है। तो हम इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण होता है तथा इसमें समूह का प्रयोग होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए संख्या की गणना। देखिए संख्या की गणना आपको कैसे करनी है। संख्या की गणना पता चला कि उसने आपको दे दिया कि 55 शब्द में कौन सा समास है। 55 उसने पूछ लिया 55 शब्द में कौन सा समास है, आपने लगा कि अभी ये तो संख्या से शुरू होगा कि इसमें भी द्विगु समास है। तो ऐसा नहीं है, हम आपको संख्या की गणना बता रहे हैं। आपको याद रखना है 1 से 9 तक की गिनती, 9 तक की गणना, 1 से 9 तक की गणना। दूसरी बात 10 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा। और 10 का पहाड़ा क्या होता है? जैसे 10, 20, 30 इस प्रकार से। और मध्य की संख्याएं जैसे 9 तो हमने यहां ले लिया है, 19, 29, 39, 49, 59, 69 इस प्रकार से। ये सभी क्या होती हैं? ये द्विगु होती हैं। यदि इस तरीके का कोई उदाहरण है, इन पर कोई उदाहरण है, तो वे सारी संख्याएं क्या होंगी? आपकी द्विगु समास के अंतर्गत आएंगी। और इसके बाद अन्य कोई भी संख्या आ जाए वो सब क्या होंगे? आपके द्वंद्व समास का उदाहरण होंगे। ये आप विशेषकर याद रख लें कि 1 से 9 तक की गिनती, 10 का पहाड़ा और मध्य की संख्याएं, ये सारी क्या होंगी? 19 का मतलब क्या है? 20 से 1 कम। 29 का मतलब क्या है? 30 से 1 कम। तो आप ये याद रखें कि संख्या की गणना है आपसे 1 से 9 तक की गणना, 10 का पहाड़ा, फिर इस मध्य की संख्या है। और इसके बाद जो संख्या बची 12, 13, 14, 15, ये सभी क्या आती हैं? आपकी द्वंद्व समास के अंतर्गत आती है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। अब हम इसके उदाहरण पर कुछ बात करते हैं। द्विगु समास से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको सिर्फ संख्या की गणना आनी चाहिए, क्योंकि 55 आ जाए, 32 आ जाए, 33 आ जाए, ऐसी स्थिति में जो समास हमारा बनता है वो कौन सा बनता है? द्वंद्व समास होता है, ना कि द्विगु समास होता है। हम एक ही बात पर न जाए कि पद जो समास गणना से शुरू होता है वो द्विगु होता है। तो हमने संख्या की गणना आपको बता दी। अगर इन गणनाओं से कोई समास पद शुरू हो रहा है तो आपका क्या है? वो द्विगु समास है। जैसे हमने लिखा दोपहर, दोपहर, दोपहर हमने लिखा, जबकि ये अशुद्ध शब्द हमने लिख दिया है। दोपहर शब्द होता ही नहीं है, दोपहर होता है। दोपहर होता है शब्द। तो दोपहर का मतलब क्या है? दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। हमने लिखा त्रिभुवन, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, भवनों का समूह। हमने लिखा त्रिफला, 3 फलों का समूह। हमने लिखा चौराहा, 4
मार्गों का समूह या 4 राहों का समूह। हमने लिखा पंचवटी 5 बट वृक्षों का समूह, वृक्षों का समूह। हमने लिखा त्रिपाठी 3 पाठों का समूह। हमने लिखा एकांकी 1 अंक का नाटक, अंक का नाटक एकांकी होता है। हमने लिखा सप्ताह, सप्ताहन, तो 7 अहनों का समूह। ये आप विशेषकर याद रखें, अहनों का समूह होता है, ना कि दिनों का। 7 अहनों का समूह। सप्ताहन शब्द सही होता है। हमने लिखा शताब्दी, शताब्दी 100 अब्दों का समूह। हमने लिखा चौपड़, चौपड़ 4 पड़ों का समूह, 4 पड़ों का समूह। तो देखिए, आपको याद क्या रखना, आपको संख्या 1 से 9 तक की, 10 का पहाड़ा और मध्य की संख्याएं ही क्या होती हैं, आपका द्विगु समास होती हैं। तो एक बार सब लोग इसको नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अन्य कुछ और उदाहरण पर। देखिए, उदाहरण आप लोग ज्यादा से ज्यादा हल करें, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनी रहेगी। हम बात करते हैं पंचायत। पंचायत शब्द है तो 5 आयतों का समूह, का समूह। पंचायत क्या होता है, 5 आयतों का समूह होता है। हमने लिखा सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, ऋषियों का समूह। हमने लिखा चौकड़ी 4 कड़ियों का समूह, कड़ियों का समूह। हमने लिखा पंचरात्र, पंचरात्र 5 रातों का समूह, 5 रातों का समूह हमने लिखा। हमने लिखा त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, 3 नदियों का समूह। हमने लिखा दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह, पट्टों का समूह। तो देखिए, इस प्रकार ये बहुत सारे उदाहरण हैं किसके, आपके द्विगु समास के। तो उम्मीद करते होंगे ये बात आपको अच्छे से समझ आई हो। आपको द्विगु समास पर सिर्फ क्या याद रखना है, आपको द्विगु समास पर याद रखना है कि जिसका पहला पद संख्यावाची, और संख्या की गणना ही आपको याद रखनी है। अगर इसमें संख्या जुड़ी है इस शब्द के प्रथम पद में, तो आपको संख्या पता होना चाहिए कि संख्या का मानक क्या है। तो संख्या हमने बताया 1 से 9 तक की गिनती, उसके साथ 10 का पहाड़ा, और आपको मध्य की संख्या याद रखनी है। ये सभी क्या होती हैं, द्विगु समास का उदाहरण होती हैं। तो आज की समास की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।